जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने कोशिका के कुछ अलग ही टॉपिक, जिसका नाम है अंतःझिलिका तंत्र। अंतःझिलिका तंत्र क्या होता है, इस चीज़ के विषय में समझेंगे। तो ये जो अंतःझिलिका तंत्र है, ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले किसी एक अंग के विषय में नहीं बताता है, बल्कि कुछ अंगों के समूह को बताता है। आखिर ये अंतःझिलिका तंत्र क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, कोशिका के अंदर जितनी भी संरचनाएं दिख रही हैं, जैसे ये हो गया गोल्जी का, ये हो गया बीच में केंद्र, यहाँ पर हो गया अंतःप्रद्रवी जलिका, यहाँ ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये रसधानी लयन का है। इसके साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं कर्णनुमा संरचना, जिसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम। ये जितने भी संरचनाएं दिख रहे हैं यहाँ पर कोशिका के अंदर, इन सभी का आकार जो है वो अलग अलग है, अर्थात इनका शेप क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से, मतलब आकार भी क्या है, अलग अलग। लेकिन इसके आकार के साथ साथ इन सभी कोशिका के अंग अर्थात कोशिकांग का जो कार्य होता है, जैसे इसका कुछ और कार्य है, इसका कार्य, इसका सबका काम भी अलग अलग है। अर्थात इनके आकार के साथ साथ, इनके संरचना के साथ साथ, इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी संरचना दिखलाई दे रहे हैं, इनका कार्य भी अलग है। अर्थात कार्य के साथ साथ इनका संरचना क्या होता है, अलग अलग। तो जितने भी कोशिका के अंग पाए जाते हैं, उन सब का संरचना और कार्य अलग अलग होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो इस कोशिका के अंदर कुछ ऐसी भी संरचनाएं होती हैं जिनका आकार भी समान है, कार्य भी समान का, आकार भी कौन सी है, अलग है, कार्य भी कौन है, अलग है। लेकिन इनका जो कार्य है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब इन सभी में से कुछ जो संरचना है, इनका आकार भी अलग अलग है, भिन्न है, और कार्य भी भिन्न है। लेकिन कुछ संरचनाओं का यहाँ पे कार्य जो होता है, अलग होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये खेत है, ये क्या हो गया, खेत, जहां पर गन्ना उगा हुआ है। ये मान लेते हैं कि कौन सी है, गन्ना है, ये गन्ना का पेड़ है, इस तरीके से यहाँ पर ये गन्ना लगा हुआ है। तो खेत का काम है गन्ने को उगाना। वही बात कर रहे हैं आगे, जब इसको प्रोसेसिंग में इस गन्ने को ईख को भेजा जाएगा, तो एक फैक्ट्री जैसा संरचना, जहां पर क्या किया जाएगा, इस गन्ने में से यहाँ पर क्या किया जाएगा, चीनी को निकाला जाएगा या गुड़ को निकाला जाएगा। लेकिन एक और संरचना जिसे हम लोग दुकान कहते हैं, दुकान में काम है इसको बेचना। मतलब खेत का काम है गन्ना उत्पादन करना, कारखाना का काम है इसमें गुड़ और चीनी का निर्माण करना, लेकिन दुकान का काम है बेचना। मतलब सबका काम कौन सी है, अलग। खेत का आकार अलग होगा, खेत का शेप अलग होगा, कारखाने का शेप कुछ अलग होगा, और दुकान का शेप क्या होगा, अलग। लेकिन इनका कार्य और आकार अलग अलग होने के बावजूद भी इन सभी का जो काम है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इनका कार्य भी अलग है, आकार भी अलग है, लेकिन इनका काम जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर सोचिए खेत में गन्ना नहीं उगाया जाए तो ईख नहीं होगा, ईख नहीं होगा तो यहाँ पे फैक्ट्री में नहीं जाएगा, फैक्ट्री में गुड़ नहीं बनेगा, गुड़ नहीं बनेगा तो दुकान में बेचा नहीं जाएगा। मतलब ये क्या है, अलग अलग है, आकार में, कार्य में भी अलग अलग है, लेकिन इनका कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकाएं हैं, इन सब का काम जो है अलग अलग होता है, इनका आकार भी अलग अलग होता है। लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनका कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अर्थात अंतःप्रद्रवी जलिका, जिसको हम लोग शॉर्ट में ER से डिनोट कर रहे हैं। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम है प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन और वसा का निर्माण करना, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करना। वही आगे अगर हम बात करें तो ये है गोल्जी बॉडी, ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है इस प्रोटीन और लिपिड का रूपांतरण करके इसको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में परिवर्तित कर देना। जो प्रोटीन और लिपिड बनाया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जलिका, इस प्रोटीन और लिपिड को रूपांतरित करने का काम किसका है, गोल्जी बॉडी का। अब जो है ये प्रोटीन और लिपिड जो है वो जाता है जहां पर भी आवश्यकता, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है शरीर के अंदर भी जहां आवश्यकता इसकी होगी वहां पर चला जाएगा।
मतलब जिस भी शरीर की कोशिका में इस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की आवश्यकता होगी वहां पर ये चला जाएगा। अब वहां पर जाने के बाद यहाँ पर लयन काय है, देख रहे हैं अगला स्ट्रक्चर जो है, अगला कोशिका ये है लयन का। तो वहां पर जो है इनका पाचन किया जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का, किसके द्वारा? तो लयन काय के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर इसका जो पाचन है लयन काय के अंदर बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटनी एंजाइम पाया जाता है लयन काय के अंदर। तो लयन काय के एंजाइमों के द्वारा इस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का अपघटन किया जाएगा, पाचन किया जाएगा। अब पाचन करने के बाद इसमें से कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ। अब इन अपशिष्ट पदार्थों को कहां पर डाल दिया जाता है? रसधानी के अंदर, और फिर रसधानी से इसको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है इन अपशिष्ट पदार्थों का। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखें कि अंतःप्रद्रवी जलिका यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कर रहा है, और इस प्रोटीन लिपिड का जो है फॉर्मेशन मतलब रूपांतरण करने का जो है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम है रूपांतरण का, वो है इसका गोल्जी बॉडी का। इस प्रोटीन और लिपिड को गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में परिवर्तित कर दे रहा है। अब ये परिवर्तित ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड शरीर में जहां भी आवश्यकता है वहां पर चला जाएगा, और वहां पर जाने के बाद ये जो है कहां पर, उसके पास वहां पर क्या होगा? लयन काय, लयन काय होगा। लयन काय में क्या होगा? बहुत सारा एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम। अब इन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का लयन काय के द्वारा पाचन कर दिया जाएगा। पाचन करने के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बनेंगे, और इस अपशिष्ट पदार्थ को डाल दिया जाएगा अब रसधानी के अंदर। इसीलिए हम लोग रसधानी को हम लोग कोशिका का स्टोर हाउस भी कहते हैं। यहाँ पर डालने के बाद अब इसको क्या किया जाएगा? शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अर्थात देखिए यहाँ पर ये अंतःप्रद्रवी जलिका, गोल्जी काय, लयन काय और रसधानी का जो काम है अलग अलग है। किसी का काम प्रोटीन लिपिड का निर्माण करना, किसी का काम जो है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में बदलना उसको, किसी का काम है पाचन करना, अपघटन करना, किसी का काम है अपशिष्ट पदार्थ को संरक्षित करना। लेकिन इन सब का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जलिका प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करता, ना इसको रूपांतरित करके गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में परिवर्तित करता, ना यह लयन काय के द्वारा पचाया जाता, ना अपशिष्ट पदार्थ बनता, ना अपशिष्ट पदार्थ जाकर के रसधानी में जाता, और ना ही रसधानी से इसको बाहर निकाला जाता। इसका मतलब सबका काम और सबका आकार यहाँ पर 4 गो अंगक जो बताया है, अंतःप्रद्रवी जलिका, गोल्जी काय, लयन काय और रसधानी, इन चारों का आकार भी अलग अलग है और इन चारों का काम भी अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरा भी काम नहीं करेगा। तो कोशिका के अंदर ऐसे अंगक को हम लोग एक तंत्र के अंदर रखते हैं, जिस तंत्र को हम लोग कहते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अंतःझिलिका तंत्र। तो इस तंत्र के अंदर अर्थात अंतःझिलिका तंत्र के अंदर हम कितने अंगक को रखते हैं? तो 4 अंगक को रखते हैं। पहला नंबर जो अंगक है उसका नाम है अंतःप्रद्रवी जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो अंगक है उसका नाम है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। तीसरा जो अंगक है इसका नाम है लयन काय, लाइसोसोम इसको इंग्लिश में कहते हैं। चौथा जो अंगक है, ऑर्गेनल्स है कोशिका का, उसको हम लोग कहते हैं रसधानी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स। यहां तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, अंतःझिलिका तंत्र क्या होता है, और इसके अंदर कितने अंगक को रखा गया है। अब इसमें से हम देखते हैं सबसे पहला अंगक जो कि क्या है, अंतःझिलिका तंत्र का पहला अंगक, जिसको हम लोग कहते हैं अंतःप्रद्रवी जलिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका को, किसको देखते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका को। तो जब यूकैरियोटिक कोशिका को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों तरफ, किसके चारों तरफ? केंद्रक के चारों तरफ कुछ बिखरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। इस तरीके से कुछ बिखरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ बिखरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम लोग अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के विकास के बाद इसको देखा गया था। मतलब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का विकास हो गया तब जाकर के यूकैरियोटिक कोशिका को देखा गया, तो देखा गया कि कोशिका के अंदर
माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सभी अंगकों के अलावा भी एक अंगक दिख रहा है जो कि कोशिका के अंदर इधर उधर केंद्रक के आसपास क्या हुआ है, बिखरा हुआ है। और इसी बिखरे हुए संरचना को हमने क्या कर दिया, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रवी जलिका। अब हम लोग देखते हैं कि अंतःप्रद्रवी जलिका जो है ये करता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे डायग्राम में कि ये वाला जो है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये वाला जो बिखरा हुआ संरचना आप लोग को दिखाई दे रहा है, यह बिखरा हुआ संरचना जो है इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है। तो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार कैसे होता है, तो एक इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो कि एकदम चिकना होता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का रफ सरफेस देखने को नहीं मिलता है, खुरदुरा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक जो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है, इसके सतह जो होते हैं खुरदुरे होते हैं, अर्थात रुखरा होता है। एक जो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है, इसका जो सतह होता है खुरदुरा होता है। और एक इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो होता है, अंतःप्रद्रवी जलिका जो होता है, इसका जो सतह होता है एकदम चिकना होता है। इस प्रकार से इसके सतह के स्मूथनेस के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला जिसको हम लोग कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका, जिसका सतह एकदम चिकना होता है। और एक जो है इसको हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, अर्थात हमको इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका। इस प्रकार से अंतःप्रद्रवी जलिका जो है वो दो प्रकार का होता है। एक जिसका सतह चिकना होता है उसको हम लोग कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका, और एक जो जिसका सतह खुरदुरा होता है, रफ होता है, उसको हम लोग कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर में खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका जो है वो खुरदुरी क्यों होती है, और चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका जो होती है वो चिकनी क्यों होती है, इस चीज को समझेंगे। तो देखिएगा, ये जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका दिख रही है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का छोटा छोटा कणनुमा संरचना, यहाँ पर आप लोग को अच्छी तरीका से खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका के ऊपर दिख रहा होगा कि खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका के ऊपर छोटा छोटा कणनुमा संरचना आप लोग को दिख रहा है। और ये जो छोटा छोटा कणनुमा जो संरचना आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं राइबोसोम। अर्थात इस अंतःप्रद्रवी जलिका के ऊपर, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका के ऊपर कुछ कणनुमा संरचना है जिसे हम लोग कहते हैं रफ, और इसी के वजह से इसका सतह जो है राइबोसोम के पाए जाने की वजह से इसका सतह कैसा हो जाता है, खुरदुरा। और इसके ऊपर जब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी खुरदुरा दिख नहीं रहा है, कणनुमा संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। अर्थात यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। मतलब खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका इसलिए खुरदुरी होती है क्योंकि इसके सतह पर राइबोसोम पाया जाता है, और चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका इसलिए चिकनी होती है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि ये आप लोग को बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड के ऊपर अगर हम बालू का कण, या अगर मान लेते हैं कि जैसे कि अंतःप्रद्रवी जलिका है, इसके ऊपर राइबोसोम चिपकाना चाहेंगे तो क्या ऐसे ही चिपक जाएगा? तो नहीं चिपकेगा। इसके लिए कुछ ना कुछ हमें गोंद लाइक स्ट्रक्चर चाहिए। तो यहाँ पर भी अंतःप्रद्रवी जलिका जो खुरदुरी आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है यहाँ पर एक प्रकार के पदार्थ से चिपका होता है। यहाँ पर ये जो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका दिख रही है, इसके ऊपर जो राइबोसोम चिपका हुआ है, यह राइबोसोम एक प्रकार के पदार्थ के द्वारा चिपका हुआ रहता है, गोंद लाइक स्ट्रक्चर से चिपका हुआ रहता है। और इस गोंद लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं राइबोफोरिन। ये जो गोंद लाइक स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से यह राइबोसोम चिपका हुआ है, यह गोंद लाइक क्या है, स्ट्रक्चर, जिसके माध्यम से यहाँ पर राइबोसोम चिपका हुआ है। इस गोंद लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं राइबोफोरिन फर्स्ट और सेकेंड। मतलब यहाँ पर अंतःप्रद्रवी जलिका दो प्रकार का, एक चिकनी और एक खुरदुरी। मतलब खुरदुरी के पास राइबोसोम है, और इसके साथ साथ इसको चिपकाने के लिए क्या है, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकेंड।
लेकिन वही अगर बात करें चिकनी के पास, तो ना उसके पास राइबोसोम है और ना ही उसके पास क्या है, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और सेकेंड। समझ में गया? इसलिए खुरदुरी खुरदुरी होती है और चिकनी चिकनी होती है। अब आगे हम बात करें खुरदुरी अंतःप्रद्रजलिका और ये चिकनी अंतःप्रद्रजलिका की, ये 3 प्रकार के घटकों से मिलकर के बना होता है। पहला घटक जो होता है इसे हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुल्स, और तीसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आस, इसको हिंदी में हम लोग आस से कहते हैं और इंग्लिश में इसको वेसिकल कहते हैं। तो ट्यूबुल्स जो संरचना होता है वो ट्यूब लाइक होता है और ये ब्रांच्ड होता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टर्नी होता है, सिस्टर्नी इस तरीके से स्ट्रक्चर है, और ये वेसिकल जो होता है वो गोल स्ट्रक्चर होता है। तो इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर से मिल करके ये पूरा का पूरा इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम अर्थात चिकनी हो या खुरदुरी हो, ये इन सभी से मिल करके बना होता है सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और आस्ते से। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सिस्टर्नी के अंदर, सॉरी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के अंदर यहाँ पर ट्यूबुल्स की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में ट्यूबुल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन वही अगर बात करें रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में, तो यहाँ पर जो होती है सिस्टर्नी की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर ट्यूबुल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, चूंकि राइबोसोम देखने को नहीं मिल रहा है, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, लेकिन राइबोसोम है कहाँ पर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के पास, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका के पास। इसलिए यहाँ पर जो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका जो है वो प्रोटीन का निर्माण करती है और चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका जो है ये वसा का निर्माण करता है। यहाँ पर जो चिकना अंतःप्रद्रवी जलिका जो है वो किसका निर्माण करता है, वसा का। लेकिन वही बात करें रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की, ठीक है, तो ये निर्माण करता है किसका, प्रोटीन का, क्योंकि इसके पास क्या है, राइबोसोम, और राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो ये किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का। अब इसके बाद अगर बात करें कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा सेल है जहां पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम ज्यादा होगा, या कौन सा ऐसा कोशिका है जहां पर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम अर्थात चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। तो वह कोशिका जहां पर वसा का निर्माण बहुत ज्यादा होगा, उन कोशिकाओं में चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। लेकिन वही अगर बात करें कि जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में ज्यादा हो रहा है, उन कोशिकाओं में खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका, रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। तो यहाँ आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि क्या होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका, ये किस तरीके से बना होता है। अब देखते हैं खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका का कुछ कार्य। तो यहाँ पर देखिए इसका कार्य, अंतःप्रद्रवी जलिका किसका, अंतःप्रद्रवी जलिका को हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं ईआर। ईआर का हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, कार्य। तो पहला नंबर जो कार्य है यांत्रिक सहारा प्रदान करना, अर्थात ये कोशिका को क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर अस्थियां उपस्थित है, हड्डी उपस्थित है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। उसी प्रकार से जो यहाँ पर अंतःप्रद्रवी जलिका इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है वो कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला नंबर बात करते हैं, अगला नंबर जो कार्य है अंतःकोशिकीय परिसंचरण। इसका मतलब कि कोशिका में अगर कोई भी कोशिका का अंग या कोशिका द्रव्य इधर से उधर जाना चाहता है या उधर से इधर आना चाहता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना चाहता है, तो इस अंतःप्रद्रवी जलिका के माध्यम से होकर अंदर में घुस करके यहाँ पर निकल सकता है। अर्थात ये अंतःप्रद्रवी जलिका जो है ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग या पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, एक्सचेंज करवाने में भी मदद करता है, उसका ट्रांसफर भी करवाता है, परिसंचरण भी करवाता है। अगला नंबर बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं ये जो अंतःप्रद्रवी जलिका जो है वो वसा और प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अगला इसका काम है अंतःप्रद्रवी जलिका का कि ये कोशिका के अंदर वसा और प्रोटीन का निर्माण करवाता है। वही अगर बात करें तो कोशिका के अंदर उपापचय की प्रक्रिया में भी अंतःप्रद्रवी जलिका मदद करता है। अगला जो कार्य है इसका केंद्रक झिल्ली का निर्माण। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो है केंद्रक है, और ये केंद्रक जो होता है दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, मतलब केंद्रक का जो झिल्ली है वो
दोहरा परत से बना होता है। केंद्रक का आवरण जो है वो कितने परत से बने होते हैं? 2 परत से, बाहरी और आंतरिक। तो ये जो परत जो बना होता है, केंद्रक का जो आवरण बना होता है, इसको बनाने में भी मदद कौन करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, अंतःप्रद्रवी जलिका। तो अंतःप्रद्रवी जलिका केंद्रक के निर्माण में भी मदद करता है। इसके साथ साथ अंतःप्रद्रवी जलिका के अंदर लयन काय, लाइसोसोम और गोल्जी काय का भी निर्माण होता है। एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से इसके अंदर लयन काय और गोल्जी काय का भी निर्माण होता है अंतःप्रद्रवी जलिका के अंदर। अगला नंबर जो काम है इसका आबीसीकरण। अब आबीसीकरण क्या होता है इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, अंतःप्रद्रवी जलिका के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम बनता है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम P450। अब इस एंजाइम को बनाने वाला कौन है? अंतःप्रद्रवी जलिका। ये जो एंजाइम है ये करता क्या है? तो देखिए, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं, जैसे यूरिया हो गया और भी सारा चीज हो गया। एक्सीटा में बहुत सारा क्या होता है? टॉक्सिक मटेरियल होता है, ठीक है। या फिर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हमारे शरीर से क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। टॉक्सिक मटेरियल क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। तो उन छोटी मोटी विषैले पदार्थ को, उन छोटे मोटे टॉक्सिक मटेरियल के प्रभाव को हमारे शरीर पर जो खत्म करने का काम करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के द्वारा जो बना हुआ साइटोक्रोम P450 एक प्रकार का विशिष्ट जो एंजाइम है, ये क्या करता है? हमारे शरीर पर उपस्थित छोटे मोटे विष के प्रभाव को क्या कर देता है? खत्म। जैसे यहाँ पर हम लोग हाथ पर यहाँ पर जहर ले लेंगे, जहर भी ले लेंगे तो हमको कुछ होने वाला नहीं है। या हमारे शरीर के अंदर जैसे मतलब ब्लड में भी बहुत सारा क्या होता है? टॉक्सिक मटेरियल देखने को मिलता है, जैसे यूरिया, बहुत सारा और भी सारा चीज है। ये सब जो है इन सभी के प्रभाव को नष्ट करने का काम कौन करता है? तो साइटोक्रोम P450। और ये बनता कहाँ पर है? तो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के अंदर, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम अपने एक विशिष्ट एंजाइम साइटोक्रोम P450 के माध्यम से आबीसीकरण करने का भी कार्य करता है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कहाँ पर पाया जाता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का, स्मूथ और रफ होता है। स्मूथ स्मूथ क्यों होता है और रफ रफ क्यों होता है, ये सब आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और अंतःप्रद्रवी जलिका का कोशिका के अंदर क्या कार्य है, इस चीज को भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अंतःप्रद्रवी जलिका के कुछ रूपांतरण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि अंतःप्रद्रवी जलिका का रूपांतरण क्या है। तो जिस प्रकार से आप लोग चीनी जानते हैं, तो चीनी को ही हम लोग विशिष्ट कार्य के लिए क्या कर देते हैं? अलग अलग उसको ढंग में हम क्या कर देते हैं? रूपांतरित कर देते हैं। अलग अलग आकार में क्या करते हैं? रूपांतरित। जैसे बतासा, वो भी चीनी का बना हुआ था, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं? अपने मेहमान को पानी पिलाने के काम में लेते हैं। उसी प्रकार से चीनी से ही बना रहता है मिश्री। तो मिश्री जो है हम लोग अक्सर क्या करते हैं? पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। उसी प्रकार से अंतःप्रद्रवी जलिका जो है वो कुछ विशिष्ट कार्य के लिए रूपांतरित हो जाता है। अब वो रूपांतरण कौन कौन सा है, चलिए इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो रूपांतरण है इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहला जो रूपांतरण है इसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम क्या होता है? तो देखिए, ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का ER ही है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रवी जलिका ही है। अब उसमें भी कौन सा ER है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक अर्थात चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका है। अब ये एक विशिष्ट कार्य करने के लिए मॉडिफाइड हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। अब इसका विशिष्ट कार्य क्या है? तो इस सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम के अंदर कैल्शियम कैल्शियम और इसके साथ साथ ऊर्जा अर्थात एनर्जी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम और एनर्जी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसीलिए यह स्केलेटल मसल्स और मसल्स वगैरह में हमको देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि स्केलेटन का जो मसल्स का जो है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का जो काम है वो किसके वजह से होता है? तो कैल्शियम की वजह से। तो ये मसल्स और स्केलेटन सेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, समझ में क्या? तो यही है सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम, जिसके अंदर कैल्शियम और ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अगला नंबर जो इसका मॉडिफिकेशन है अंतःप्रद्रवी जलिका का, वो है माइक्रोसोम या माइक्रो बॉडी जिसको कहते हैं।
अब इसका जो काम है ये कहाँ से, मतलब इसको कहाँ से लिया जाता है, तो देखिए ये कुछ नहीं है, ये कोशिका है, इसके अंदर भी अंतःप्रद्रवी जलिका है, और यही जब अंतःप्रद्रवी जलिका इसका टुकड़ा हो गया, छोटा छोटा खंड में यह टूट गया, तो क्या किया जाता है, हाई सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, इस कोशिका से क्या कर लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा, और अलग करने के बाद लेबोरेटरी वगैरह में इसी इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का इस्तेमाल करके लेबोरेटरी वगैरह में कोशिका से बाहर, अर्थात कोशिका से बाहर अगर हमको प्रोटीन वगैरह का निर्माण करवाना हो तो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, इस इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के टुकड़े को हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल के, और प्रयोगशाला में इसे क्या करवा लेंगे, प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस करवा लेंगे, निर्माण करवा लेंगे। तो इसी इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के छोटे टुकड़े को हम लोग कहते हैं माइक्रोबडी, या इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसोम। इस प्रकार से तो आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर कितना मॉडिफिकेशन है, दो मॉडिफिकेशन आप लोग देखें, सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम और माइक्रोसोम यहाँ पर। तो इस प्रकार से यह जो है अंतःप्रद्रवी जलिका आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, यह किस प्रकार से कार्य करता है, कितने प्रकार का होता है, या कोशिका के अंदर कौन कौन से कार्य को संपन्न करता है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि ये अंतःप्रद्रवी जलिका क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ पर पाया जाता है, कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। हम इसी तरीके से आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।